आज का बहुत राजस्थान की जो पॉलिटी की सीरीज है जो हम डेली 12 बजे कवर करते हैं। 12 बजे हम कवर करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि इसमें इसमें आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान स्टेट ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसके बारे में हम कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है भारत में और राजस्थान में, वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पढ़ने का कुछ तरीका इस प्रकार से होगा। मानवाधिकार आयोग में हमारा पढ़ने का कुछ तरीका इस प्रकार से होगा। आपको एक फॉर्मेट बता दूं। पहली चीज हम ये कवर करेंगे कि मानवाधिकार आयोग, ठीक है, भारत में एक छोटा सा हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसमें हम सब बात करेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति जो सदस्य बनते हैं, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, शक्तियां क्या होती है, वो हम बातें करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान राज्य मानव आयोग के भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, कई बार यहां से सवाल पूछा गया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, उन सब की बात करेंगे। और इसके साथ साथ में हाल ही में संसद द्वारा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, ठीक है, यह ऐसे लिख लो, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 जो है 1993, उसमें जो 2019 में संशोधन हुआ है और उस संशोधन का प्रभाव राजस्थान के राज्य या राज्य मानवाधिकार आयोग पर क्या पड़ेगा, उस सब की बात करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो, देखिए, बेसिक तो है ही, ठीक है, उसके साथ करंट भी जोड़ के, इससे जुड़ा हुआ करंट भी पढ़ेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी इंटीग्रेटेड हो सके, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि भारत में देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत ने भी वहां पर अपनी सहमति दर्ज की थी। और भारत ने जब अपनी सहमति दर्ज की थी तो भारत के लिए आवश्यक हो गया था और समय की मांग भी थी कि भारत जो है वो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, अगर उनका वायलेशन हुआ है तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए भारत सरकार कुछ काम करे। भारत सरकार उन संस्थाओं का गठन करे, जैसे एक पेरिस, इसे कहते हैं पेरिस सिद्धांत, ठीक है, पेरिस सिद्धांत। ये जब पेरिस सिद्धांत जब यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किए गए थे, तो पेरिस सिद्धांत है क्या, कभी पूछे? पेरिस सिद्धांत जो है वो मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े हुए हैं और पेरिस सिद्धांत में ये बात लिखी गई थी, भारत ने इस सिद्धांतों पर अपनी सहमति दी थी, पेरिस सिद्धांत पर, ठीक है। और भारत ने ये कहा था कि हम पेरिस सिद्धांत में जो लिखा गया है कि कोई भी देश जो इस पेरिस सिद्धांत पर सहमति दर्ज करता है, उन्हें अपने देश में, अपने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संस्थाओं का गठन करना है। तो भारत सरकार ने इसी सिद्धांत के अनुसार जो है सबसे पहले अपनी संसद में एक कानून पारित किया, जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इस कानून में ये बात लिखी गई है, यही कानून है, इस कानून में ये बात लिखी गई है कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, कौन सदस्य होंगे, कैसी शक्तियां होगी। और इसी के आधार पर भारत में पहली बार 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और इसका स्थान जो है वो दिल्ली रखा गया। क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, सिंपल फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में हम देखें तो भारतीय संसद द्वारा ये कानून बनाया गया था। भारतीय संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 28 सितंबर 1993 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। इसी यही जो संसद का कानून था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत राज्य सरकारों को ये शक्तियां दी गई थी कि वे इस कानून को
वे इस कानून को अपनी विधानसभा में अनुमोदित कर इसे अपने राज्य में प्रभावी कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा इसी कानून को अनुमोदित अपनी विधानसभा में किया गया, राजस्थान में यह कानून प्रभावी हो गया और उसकी धारा 21 के तहत राज्य में पहली बार 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया। लेकिन ये जो है सदस्यों की नियुक्तियां भी करनी थी, सब कुछ करना था, तो लगभग राजस्थान सरकार को 1 साल लगा। 1999 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन 2000 में कार्यशील हो चुका है। ये कार्यशील जो हुआ है वो 2000 से कार्यशील माना जाता है। अभी इस आयोग का 20वां जो है वर्ष चल रहा है, ठीक है, 20वां वर्ष चल रहा है, लगभग जो है 20 वर्ष होने आए हैं। इसका स्थान जयपुर में है और जब इसका गठन किया गया था तब उसमें 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। कितने थे? 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। लेकिन 2006 में इस संस्था में आप देखोगे, इस संस्था में संशोधन किया गया है 2006 में। और जब इस 2006 में संशोधन किया और एक अभी बड़ा संशोधन देखिए इस प्रकार से 1993 में आया ये कानून, एक संशोधन 2006 में हुआ और एक बड़ा संशोधन 2019 में हुआ है, ठीक है। 2019 की भी हम बात करेंगे। 2006 में जब संशोधन आया तो उसमें क्या कर दिया गया कि सदस्यों की संख्या जो है वो 2 कम कर दी गई, 2 जो है वो कम कर दी गई और अब जो है 1 अध्यक्ष, कितना है? 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों की बात की गई कि भाई प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा जिसमें 1 अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होगा और वो जो क्या करेगा कि वो राज्य में जो भी मानव के अधिकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, इन्हें एक सिविल न्यायालय, इन्हें एक दीवानी न्यायालय की तरह शक्तियां भी दी गई है इस आयोग को। अपना एक जांच दल भी है इनके पास में कि यदि कोई मामला कहीं पर खड़ा हो जाता है और जांच करनी हो तो वो उनका एक जांच दल है, वो बकायदा वहां पर जाता है कि भाई देखते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। जेल में यदि बंदियों के साथ में भी अगर उचित व्यवहार नहीं होता है और बंदियों की स्थिति भी अगर खराब है तो मानवाधिकार आयोग का अपना एक जांच दल है, अपने सदस्य वो वहां जाते हैं, देखते हैं सारी चीजें और इस मामले में जो है उच्च न्यायालय में और संबंधित अधिकारी को जो है वो याचना अपनी जो शिकायत है वो भी दर्ज करवा सकते हैं। और इन्हें दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है अपने इस आयोग में जो है बुलाने के लिए वो समन जारी कर सकते हैं, वो कोई साक्ष्य के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है। हालांकि ये सजा किसी को नहीं दे सकते, ये जो है किसी को सजा नहीं देते। भारत में न्याय देने का काम जो है वो न्यायपालिकाओं का है कि ठीक है, क्या है? न्यायपालिकाओं का। तो अब देखिए कि इसमें सदस्य है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अभी वर्तमान में कितने हैं? 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं। तो अब ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो आएंगे कहां से? कौन नियुक्त करेगा? किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है कि नहीं? क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वो सब तो बातें क्या है, कितनी है जो इस कानून में लिखी गई है उसे हम देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि सदस्य कौन होगा और अध्यक्ष कौन होगा। सबसे पहली बात कि 1 अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 1 अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। तो अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का वही होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। क्या होना चाहिए? मुख्य सेवानिवृत्त, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसका जो वो होना चाहिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अब ये किसी भी राज्य का हो सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के राज्य का उसका वो राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राजस्थान के कोई उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है जो रिटायर हो चुका है, वो गुजरात में जाकर बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहा हो, पहली बात ये। अब 1 अध्यक्ष की तो बात होगी, लेकिन इसके साथ 2 सदस्य भी है, 2 सदस्य भी है। तो 1 सदस्य क्या होगा? 1 सदस्य उसे चुना जाएगा जो उच्च न्यायालय का सदस्य है, ठीक है, उच्च न्यायालय का सदस्य है या रहा है, पहले रहा है, जिला जज है या रहा है, या तो वो उच्च न्यायालय का सदस्य है या वो रहा है, जिला जज है या रहा है,
या उसे जिला जज के रूप में कम से कम उसने 7 वर्ष का कार्य किया हो। पहली बात ये, एक सदस्य इसमें से नियुक्त किया जाएगा। एक सदस्य वो होगा जिसे मानव अधिकार संबंधित मामलों का ज्ञान हो। अब ये सदस्य कोई भी हो सकता है जिसे मानव अधिकार संबंधी मामलों का ज्ञान हो। तो इस प्रकार से इन 3 सदस्यों के बारे में बात की गई। अब एक नियुक्ति कौन करेगा? सबसे पहली बात, नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कोई व्यक्ति करेगा। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल कौन करेगा? ये क्या राज्यपाल सीधी नियुक्ति कर लेगा या कोई समिति की सिफारिश पर करेगा? तो बिल्कुल, जब ये कानून बनाया गया था दोस्तों, जब ये कानून बनाया गया था तो उस कानून में एक समिति की बात की गई है कि राज्यपाल जब अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जब नियुक्ति करेगा तो वो एक समिति की सिफारिश पर करेगा और उस समिति में कुछ सदस्य होंगे। एक एक कर देखते हैं। देखिए, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी लेकिन एक 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर, जहां पर विधान परिषद है। चूंकि विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, अतः राजस्थान में आप देखोगे तो 4 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर होता है। ठीक है, 4 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर होता है। लेकिन जहां कहीं भी विधान परिषद है वहां 6 सदस्यों की सिफारिश पर होगा, जैसे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखनी है, इस कानून में लिखा गया ऑफिशियली कि 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर, जिसमें अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, एक सदस्य होगा विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे अभी सीपी जोशी साहब है। ठीक है, राज्य के गृह मंत्री होंगे, फिर विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और दूसरा विधान परिषद का सभापति होगा और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी होगा। अब एक चीज और, यदि गृह मंत्री का प्रभार जो है वो यदि मुख्यमंत्री जी के पास में ही हो, तो यदि किसी राज्य के गृह मंत्री का जो होम मिनिस्टर है वो खुद ही वो जो विभाग जो प्रभाग है वो अगर चीफ मिनिस्टर के पास में ही है तो वही व्यक्ति उसमें माना जाएगा कि यही इनकी सहमति आ गई है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान के संदर्भ में आप देखोगे तो 4 सदस्यों की समिति बनेगी। ठीक है, ये कानून में लिखा गया है, 4 सदस्यों की समिति बनेगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, एक सदस्य विधानसभा अध्यक्ष होंगे, एक राज्य के गृह मंत्री होंगे और एक विधानसभा में विपक्ष के नेता, जैसे अभी गुलाब चंद कटारिया साहब। तो ये 4 सदस्य जो है, 4 सदस्यों की समिति क्या करेगी? ये समिति जो है जैसे इनको नियुक्त करना है उसकी सिफारिश जो है वो राज्यपाल महोदय से करेगी कि भाई आपको एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो आप इनको कीजिए। राज्यपाल आमतौर पर सहमति दे देता है और जब सहमति मिल जाती है तो उनकी नियुक्ति मानी जाती है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। लेकिन जहां विधान परिषद है तो 2 सदस्य और जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसमें विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता। सबसे पहली बात ये। अब ये देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर इनकी पदावधि की बात करें, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि वो अगर उनकी नियुक्ति हो गई, जैसे रिटायर्ड है वगैरह, नियुक्ति होगी तो इनका कार्यकाल कितना होगा? एक तो इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा और 70 वर्ष मैक्सिमम होगा। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ, उसकी बात करेंगे। जैसे 2019 में जो संशोधन आया है उसके अंतर्गत आपको मैं यहां बता दूं, वो मैंने बाद में लिखा है, लेकिन एक चीज और बता दूं, आपके एग्जाम के लिए अभी आपको फंसाया जा सकता है कि ये जो कार्यकाल इनका हो गया है वो हो गया 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था कि जो भी व्यक्ति जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता था या सदस्य बनता था तो वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी अन्य सरकारी पद प्राप्त नहीं कर पाता था, या नहीं? अब करेगा भी कैसे? जैसे आप देखोगे कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जब रिटायर्ड होता है तो उसकी उम्र 65 वर्ष होती है। अब जो है अगर वो राज्य मानवाधिकार आयोग का यदि अध्यक्ष बनता है तो उसे कहा गया देखो 70 वर्ष तक जो है वो रह सकता है, 70 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है, यदि उनकी उम्र जो है 70 वर्ष तक हो गई है तो वो 70 वर्ष तक रहेगा, फिर वो रिटायर्ड माना जाएगा। तो पहले क्या पदावधि होती थी? 5 वर्ष या 70 वर्ष, लेकिन अब हो गई है 3 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को दोबारा भी जो है पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कोई भी अध्यक्ष या सदस्य इससे पहले धारा 23 में उल्लेख जो किया गया है, जिसके अंतर्गत
वो स्वयं राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है या राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है। राज्यपाल हटा नहीं सकता है, राज्यपाल नियुक्त करेगा। यदि उसे खुद को हटना है तो वो राज्यपाल महोदय को जाकर त्याग पत्र देगा कि ले लीजिए, गुड बाय टाटा, मैं जा रहा हूं, ठीक है, आई एम डन विथ यू सर, मैं आप जो है काम नहीं करना चाहता, या जो भी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उम्र भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य कोई भी, या फिर ऐसा लगा कि वो जो व्यक्ति है, जो अध्यक्ष और दो सदस्य है, वो अपने कार्यों से कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यदि वो दिवालियापन है, मानसिक रूप से असंतुलन हो गए, एजेड है तो दिक्कत भी आती है, ठीक है, असंतुलन हो गए हैं, तो इस प्रकार की यदि समस्या आती है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च न्यायालय की सिफारिश पर जो है उन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब आगे चलते ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है क्या क्या जो है ये नियुक्ति की जाती है, क्या है, हम सब बात करेंगे। आगे संशोधन की भी बात करेंगे, आगे राजस्थान के पहले कौन थे अध्यक्ष, अभी को कितने अध्यक्ष आए, वो सारी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि काम क्या करेगा, काम ये करेगा कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो उसके संबंध में जो दुष्प्रेरण हुआ है, तो उस संबंध में जो है वो ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए, और जो भी लोक सेवक होते हैं, जो आईएएस आरएस अफसर होते हैं, उन्होंने भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए यदि कोई मानव के अधिकारों को का उल्लंघन जैसा करने का कोई काम हुआ है, और इस संबंध में जब उनको अर्जी मिलती है, मानवाधिकार आयोग को अर्जी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि उनका स्वयं का एक जो है जांच दल भी होता है। सबसे पहली बात ये, अब ये मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंधित किसी कार्रवाई में दखल भी देते हैं, लेकिन लंबित मामलों में नहीं, ठीक है। कोई मामला यदि लंबित है तो नहीं है, लेकिन अगर लंबित है और उच्च न्यायालय यदि इस बारे में अनुमोदन दे देता है कि ठीक है, यदि मान लीजिए कोई मामला चल रहा है मानवाधिकारों का हाईकोर्ट में, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को एक अर्जी मिलती है कि भाई इनके साथ में गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, ये किया है, और ये अर्जी मिली। अब ये जांच करने के लिए गए तो उनको लगा कि अरे ये मुकदमा तो ऑलरेडी राजस्थान के उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो ऐसे उनको मना किया गया है कि लंबित जो मुकदमा है आप उसमें नई अड़ंगेबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उच्च न्यायालय यदि कहता है कि ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा ठोस प्रूफ है जिसके आधार पर निर्णय लेने में आसानी हो सकती है, सच्चाई बाहर आ सकती है, तो आप जो है लंबित मामलों में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अनुमोदन मिलने के बाद में, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे राजस्थान के कारागृह है, जेल है, ठीक है, वहां पर जो है आप देखोगे कि जिन व्यक्तियों को रखा जाता है, या ऐसी कोई संस्था जहां पर रोगियों का उपचार, सुधार, संरक्षण होता है, जैसे बाल गृह है, महिला से जुड़े हुए जो संस्थान है, और अगर वहां पर किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो वहां जाकर जीवन की दशाएं कैसी है, लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, जीवन की दशाएं कैसी है, इनका निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद में उनका पुनर्विलोकन करेगा कि मानव अधिकारों का उचित रूप से उपयोग या उसका क्या संरक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है, और यदि इसके बीच में कोई अवरोध पैदा होता है तो उस संबंध में जो है वो कार्य करेगा। फिर मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध और संवर्धन भी करेगा। शोध कैसे करेगा कि वो आप देखोगे कि जगह जगह पर, आप अखबारों में आप देखते हो कि मानवाधिकारों संरक्षण के लिए जो है, आप टीवी में देखो, अखबारों में देखो, पैम्पलेट जो है ये छपे हुए आते हैं कि आपके अधिकार है, इनका आपको संरक्षण करना है। तो इस प्रकार से जो है मानवाधिकार के प्रसार, प्रकाश, मीडिया, सेमिनार, अन्य साधनों के द्वारा जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। फिर मानवाधिकार के क्षेत्र में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही है, उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मानवाधिकार जो है संरक्षण आयोग द्वारा जो है काम की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक चीज और कि जैसे कोई लोक सेवक होता है और उसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और नागरिक जो है इस मामले में जो है आयोग में अपनी सिफारिशों को लेके आ सकता है। किसी आईएएस और आरएस अफसर ने कोई गलत काम किया है, अपने पद से इतर कोई काम किया है, तो इस संबंध में भी, और वो मामला यदि मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो इस संबंध में भी जो है मानवाधिकार संरक्षण आयोग जो है वो हस्तक्षेप करता है। इन्हें सिविल न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां मतलब क्या होता है कि ये किसी व्यक्ति को नोटिस भेज सकते हैं,
ठीक है, कि आप मेरे ऑफिस में आइए, आपको इनको जो है उपस्थित होने का नोटिस दिया जा सकता है, ये जो है साक्ष्य गवाही के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं, वही नोटिस मतलब टाइप ऑफ समन जारी कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इनकी सिफारिश जो होती है वो कैसी होती है, गैर बाध्यकारी होती है, गैर बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपको, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आपका सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। डेली 12 बजे जो हम राजस्थान की पॉलिटी की हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत हमने जो की है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एग्जाम में सवाल आए हैं, उसी को हम देखेंगे, करंट के साथ जोड़कर देखेंगे, ताकि आपकी चीजें जो है बाहर नहीं जाए। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए 1999 में ये कानून आया, और इस कानून के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1993 में, सॉरी 1993 में ये कानून आया और इसके तहत ये गठन किया गया। जब आया तब उसमें क्या था कि एक सदस्य था, एक अध्यक्ष, सॉरी आया तब उसमें क्या था कि एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। देखो, जोड़ के मैं आपकी कहानी के रूप में याद रखूंगा, एक अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे। लेकिन एक संशोधन हुआ 2006 में। 2006 में क्या हुआ, मानवाधिकार आयोग में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ कि सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, एक अध्यक्ष कर दिया गया, एक अध्यक्ष कर दिया गया, और क्या कर दिए गए, 2 सदस्य कर दिए गए, 2 सदस्य कर दिए गए। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब 2019 में जो संशोधन आया, जिसे हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं, अब उसमें क्या किया गया है, अब इसमें पुनः क्या कर दिया गया, एक तो अध्यक्ष कर दिया गया है, लेकिन 3 सदस्य कर दिए गए। आगे अगला परी का सवाल, 3 सदस्य कर दिए गए हैं, और इसमें लिखा गया है कि तीसरी सदस्य कौन होगी। भाई ये तो हमने कवर किया कि 1 और 2 सदस्य, तो ये हमने देखो ये तो कवर किया कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। एक सदस्य वो होगा जो उच्च न्यायालय का सदस्य रहा है, जिला जज रहा है, या उसे जिला जज के रूप में काम करने का 7 वर्ष का अनुभव है। एक सदस्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित होगा। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट द्वारा एक सदस्य और जुड़ा गया है, और वो कौन होगी, एक महिला सदस्य होगी जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए मामलों में ज्ञान रखती है। क्योंकि केवल महिलाओं को इसलिए भी रखना था स्पेशल रूप से कि महिला मानवाधिकार जुड़ने से मामले भी आते हैं, तो उनकी पैरवी वो अच्छे से कर सके। तो आपको एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या कर दिया गया कि इसमें आप देखोगे कि जो कार्य अवधि कितनी थी, जैसे मैंने पहले बताया था 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन अब इनकी पदावधि कर दी गई है, अब इनकी पदावधि कर दी गई है 3 वर्ष या 70 वर्ष इनकी पदावधि कर दी गई है। और लेकिन उनमें पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है कि वे दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। यदि 3 साल के बाद में भी यदि उनकी उम्र 70 तक नहीं पहुंची है, तो हम उन्हें, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा भी नियुक्त कर सकते हैं। तो अब किस प्रकार की स्थिति हो गई है, मानवाधिकार आयोग जो राजस्थान का अभी जो गठित होगा, उसमें एक महिला सदस्य भी जोड़ी जाएगी, और उन सभी का कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगर आपके पास में अपने पुराने नोट्स है तो उसको प्लीज सुधार कर लीजिए। आपके एग्जाम में यहां से सबसे पहले सवाल आएगा, 2018 प्री में तो सवाल आया, 2018 प्री में सवाल आया, लेकिन वो सवाल आया था इस 2006 के संशोधन से पूछा गया था। आपके सिलेबस में लिखा गया है ना मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इससे बाहर नहीं चीजें जाएगी। 2006 के संशोधन से पूछा गया था। अब की बार जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, तो इसमें 2019 के संशोधन से सवाल आएगा कि इसमें अब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य जो थे उसकी जगह 3 सदस्य हो गए हैं। 3 सदस्यों में तीसरी कौन होगी, महिला होगी। अब इनका जो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है, और पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। अब देखिए कुछ और बिल में लिखा गया है कि इस बिल में ये लिखा गया है, अध्याय 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं कि मानवाधिकार न्यायालय गठित करने की भी बात की गई है कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, देखो एक चीज ध्यान में रखना, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण के लिए, उक्त यानी कि मानव अधिकारों
के मामलों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट यानी कि उसे स्थापित कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार। किसकी सहमति से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी जिले के सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होती जब तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही गठित किया गया है और कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। कि भाई यदि राजस्थान सरकार ने अलग से ही कोई मानवाधिकार न्यायालय कोई गठित कर लिया है, ठीक है, सेशन न्यायालय, तब इस प्रकार की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास में नहीं होगी। लेकिन राजस्थान में कोई स्पेशल हमारे ह्यूमन राइट्स कोई न्यायालय तो है नहीं, तो राजस्थान सरकार क्या करती है कि कोई नया न्यायालय गठित करने से अच्छा है कि जो हमारे सेशन न्यायालय है उनको ही मानव अधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर दे। तो पहली चीज ये, लेकिन सहमति किसकी होगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगली चीज, राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है। जब आप आरएस अधिकारी बनेंगे और आपको यदि सोशल सर्विस इंस्पेक्टर आप बनते हैं तो उस संबंध में आप देखोगे कि आपको एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में भी कार्य करना पड़ सकता है। आपको एक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में मानव अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों की भी जानकारी और उनसे जुड़े जो प्रश्न आएंगे उन सब की जो सूचना है वो आपको राज्य सरकारों को उपलब्ध करवानी या अपने विभाग को उपलब्ध करवानी जरूरी होगी। देखिए, राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक जो है उसको निर्दिष्ट कर सकता है। तो ठीक है, वो आप अधिकारी होंगे, ये लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगा, जिसके पास कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में यानी कि वो एडवोकेट के रूप में उसने कार्य किया होगा। और ये जो एडवोकेट के रूप में काम करेगा, ये क्या करेगा? आप जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी है, आपको ये जो है, आप जब इनसे सूचना मांगोगे तो आपको इस प्रकार की सूचना भी प्रदान की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने मानव अधिकारों की बात की, उसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे किया, कौन सदस्य है, कितनी पदावधि है, क्या बात है, ये हमने की। इसके बाद में हमने बात की 2019 के संशोधन की, जिसके द्वारा जो है आप चीजों को आसानी से समझ सके। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स में जिसका एक आधे नंबर से रहे ना, वो ऐसे ही सवाल जो थोड़े टेक्निकली थोड़े वास्ट सवाल होते हैं और जिसमें करंट के साथ जो चीजें अटैच होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपका आरपीएससी में एक तो टाइम बहुत लगता है और एग्जाम बहुत टाइम लगता है। उसमें भी जब वैकेंसी आती है तो अच्छी खासी वैकेंसी, अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी वैकेंसी आती है, मतलब संख्या ज्यादा होती है। अगर आप आधे एक नंबर से रहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलते हैं। 2-2.5 साल तक वेट करना पड़ता है। किसी जगह में हम रहते हैं, वहां पर भी अपने परिवार के पैसों को खर्च किया जाता है। मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेस्ट आप क्या कीजिए, अनअकैडमी पर प्लस से जुड़ जाइए। उससे फायदा ये होगा कि देखिए, एक तो बहुत कम फीस है, 7,560 रुपए में आपका पूरा आरपीएससी का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि वर्तमान की ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि कितना डीप में जाकर कैसे पढ़ाना है ताकि एग्जाम में इनके सवाल मिले। साथ में वहां पर जो है, इसी में आपके नोट्स मिल जाएंगे। आपकी क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। बस आपको एक काम करना होगा, रेफरल कोड में आपको सुरेश 10 यूज करना है। इस 10 से आपको क्या मिल जाएगा? सुरेश 10 कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे 7568894446 पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की बात करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था 1999 में, लेकिन वो क्रियाशील कब से हुआ? 2000 से क्रियाशील हुआ। जब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का 2000 से क्रियाशील हुआ तो उसमें पहले जो अध्यक्ष थे, आप देखोगे तो उनका नाम था जस्टिस एम.एस. कांता भटनागर। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जस्टिस एम.एस. कांता भटनागर, जिनका कार्यकाल 23 मार्च 2000 से 11/8/2000 तक था, लगभग 4 से 5 महीना।
इसके बाद में राजस्थान के जो दूसरे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जस्टिस एस सगीर अहमद। जस्टिस एस सगीर अहमद, जिनका कार्यकाल 16/2/2001 से लगभग 3/6/2004 तक रहा। आपको कार्यकाल ध्यान में नहीं रखना है, आपको एक सीक्वेंस में ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी सवाल पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, ऐसा भी सवाल पूछा गया। पहले कौन से रहे वो तो हमने बात की। तो दूसरे थे जस्टिस एस सगीर अहमद, तीसरे थे जस्टिस एन के जैन। ठीक है, तीसरे थे जस्टिस एन के जैन, और ये आप देखोगे कि 16/7/2005 से 15/7/2010 तक ये इनका पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का रहा था, जस्टिस एन के जैन का। और ये राजस्थान के वो न्यायाधीश है अब तक जो सर्वाधिक, जिनका कार्यकाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक रहा है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, सर्वाधिक रहा है, और कम अब तक रहा है एमएस कांता भटनागर का। ठीक है, कभी ऐसा भी सवाल पूछे प्रथम कौन सा है, प्रथम कौन से थे, प्रथम व्यक्ति थे कांता भटनागर। ठीक है, कांता भटनागर जी राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। अधिकतम कार्यकाल किनका रहा, ये सवाल है। अधिकतम कार्यकाल रहा एन के जैन साहब का। और न्यूनतम कार्यकाल अब तक किनका रहा, न्यूनतम कार्यकाल रहा आप देखोगे कि कांता भटनागर जी का कार्यकाल जो है वो न्यूनतम रहा। राज्य के चौथे जो है मुख्य ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बने जस्टिस प्रकाश काटिया साहब, ये झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस प्रकाश काटिया साहब। 2016 में इनकी नियुक्ति की गई और 2019 तक ये हमारे अध्यक्ष रहे। और आप देखिए उसके बाद में राजस्थान के वर्तमान के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री महेश चंद्र शर्मा साहब। क्या नाम है, श्री महेश चंद्र शर्मा साहब जो है वो वर्तमान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आप इनका नाम ध्यान में रखिए, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका ये आज का टॉपिक। देखिए आपकी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सब ऑर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल जो सर्विस सेवा है, पटवारी, रीट, पुलिस और आरएस तक की जो वैकेंसी है, उन सभी के कोर्स प्लस पर जो है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, विथ नोट्स पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बस आपको एक काम करना होगा कि आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने गूगल फोन में, गूगल प्ले स्टोर होगा, गूगल प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन नाम का बटन होगा, वहां पर आपको जो है ऐसा ग्रीन बटन होगा, वहां पर क्लिक करना है। जब आपके सामने कुछ ऐसा मिलेगा इंटरफेरेंस, तो उसमें आप जो है 12 महीने का कोर्स या 24 महीने का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप सुरेश 10 यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो 8,400 रुपए का कोर्स होगा ना, उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही कोर्स आपके लिए 7,560 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी आपकी कोई